एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है भारत में वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा हुआ है? अगर जो CMIE है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो एक संस्था है हमारी भारत सरकार की, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 1 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि भारत में पिछले 8 साल में लगभग 22 करोड़ 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशन किया हुआ है। ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, जो CMI बताती है कि लगभग 22 करोड़ जो है 22 करोड़ एप्लीकेशन दिया हुआ है, रिसीव किया हुआ है जॉब एप्लीकेशन के लिए। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे जॉब कितने लोगों को सुनिश्चित किया गया है, वो बिल्कुल बहुत खराब परफॉर्मेंस है हमारे देश का। क्यों खराब परफॉर्मेंस है? वो लगभग सिर्फ 7.22 लाख, मतलब 7 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सकी गवर्नमेंट, नहीं दे पाई। बाकी की जो इतने सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट है, लगभग 8.3% पॉपुलेशन जो है भारत का, वो आज भी बेरोजगार है। उसके पीछे से रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन को कैसे भी समाप्त कर सकते हैं, उसी चीज को भी हम बताएंगे कि इसको किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको कि भारत जो सरकारें होती है, भारत सरकार को ऐसी प्रोडक्शन सेक्टर को डेवलपमेंट करना होगा, इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना होगा, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्शन होगी, बहुत सारे मैन्युफैक्चर सेक्टर्स लगेंगे और जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनेंगे। तो उसके लिए जो फंड्स चाहिए वो भारत सरकार के पास है। और उसके आगे असमानता कैसे पैदा हुई, इनकम इनइक्वालिटी कैसे ही, फिर आपको बताएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर प्रोडक्शन सेक्टर हम बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन सेक्टर बना सकते हैं, आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप एक बात बताइए, आप जो इस्तेमाल करते हैं, हम जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, आज तक का जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, घड़ी होते हैं, ऐसे कि कैलकुलेटर्स होते हैं, वो सारे के सारी को मेड इन चाइना होता है, कोई मेड इन जापान होती है, कोई मेड इन कोई दूसरे राष्ट्र की मेड होती है। क्या ये छोटा सा चीज़ें, अगर हम एक छोटी सी समझने वाली बात है, अगर चाइना का हो या जापान का हो या अमेरिका का हो, अगर एक छोटा बच्चा अगर घड़ी तैयार कर सकती है, अगर कैलकुलेटर बना सकता है, अगर मोबाइल बना सकता है, तो वही चीज़ क्या भारत का एक छोटा सा बच्चा नहीं बना सकता है? उसका छोटा सा एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, एक मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आप जब साइकिल चलाना सीखते हो, उसका क्रक्स क्या होती है, अगर आप साइकिल चलाना सीखते हो, मेरी छोटे सी ये उदाहरण है समझने के लिए। हम साइकिल चलाने के लिए 1 महीना लग जाता है हमको, साइकिल सीखने के लिए या चलाने का सीखने के लिए, जो भी हो हमको टाइम लगती है। लेकिन अगर सीखा जाए तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो भारत सरकार अगर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का डेवलप किया जाए, तो उसमें हमारी बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा दी जाए, तो हमारे देश भी प्रोडक्शन पे मामले अमेरिका या चाइना के बराबर आ सकती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की सेंटर के साथ साथ जो सबसे बड़ा सेक्टर है भारत में, हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर एक द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर भारत की अर्थव्यवस्था का देखें तो भारत की सबसे जो बड़ा बैकबोन होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है, वो एग्रीकल्चर होती है, वो खेती होती है। तो भारत को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो प्रोडक्शन का जरूरत होती है। तो प्रोडक्शन में अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाए, जो हमारी स्वामीनाथन कमीशन जो था 2006 में जो रिपोर्ट दिया था कि भारत को क्या चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज करना चाहिए। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का भी पहले सुझाव था कि भारत को अगर बनाना है, सही में स्ट्रेंथ बनाना है, तो भारत को एग्रीकल्चर में नंबर 1 बनाना चाहिए पहले। तो एग्रीकल्चर को अगर इंडस्ट्री के रूप में हम बनाते हैं, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में बनाते हैं, और उसको कलेक्टिव फार्मिंग का कंसेप्ट है जो कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है 2006 का। अगर 2006 की पढ़ोगे, उसमें जो लैंड टू लैंडलेस मेजर है, आज भी भारत में लगभग 40 से 50% जो लोग होंगे उनके पास जमीन नहीं है। वो जमीन ना होने के बावजूद वो क्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जमीन ना होने से वो लैंडलेस लेबर बन जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे मेजर्स है, और किसी और एक अध्याय में उसको बात करेंगे डिटेल्स में। तो उसको बनाना चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बनाना चाहिए,
ताकि भारत की जितने जो परसेंटेज लोग नौकरी में जाते हैं, अगर आप नौकरी के हिसाब देखेंगे, सिर्फ लगभग 45 करोड़ लोग जो है वो नौकरियों में है भारत में। बाकी लगभग 100 करोड़ आबादी जो है आज भी बेरोजगार के कगार पर है, तो बहुत काफी तकलीफ से जिंदा रहते हैं। तो इसी चीजों को सामने रखते हुए इसको समाधान लाना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ जो वोकेशनल और साइंटिफिक एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, ये चीजों को हमको ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा कि जब हम देखते हैं एजुकेशन की बात जो किए हैं, एजुकेशन में अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को देखते हैं 1968 का, तो उसमें अगर फिर 2020 का, तो उसमें जो सुझाव है, गवर्नमेंट का जो सुझाव है 6% तक का खर्चा करने के लिए, उसको आज तक नहीं किया गया। इसके वजह से भारत की एजुकेशन आज पीछे है। तो ये एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है, ये बहुत बड़े पैमाने पर आता है। फिर आता है हमारे जो प्रॉब्लम्स आई है, जो कि सोशल सिक्योरिटीज में प्रॉब्लम आता है। सोशल सिक्योरिटीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर उसको हम कोलैबोरेट करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हर दिन अगर एनसीआरबी रिपोर्ट जो होती है उसको पढ़ोगे, जो वोमेन के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती है, जो जुल्म होती है, वो लगभग 2022 का रिपोर्ट बताती है कि हर 20 मिनट में एक महिला का रेप हो जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। भारत देश में आज हम 74 साल मना रहे हैं, लेकिन उसके आंकड़ा देखोगे तो उस आंकड़े को अगर हम एप्लीकेबल में लेते हैं, समझते हैं, तो काफी शर्मनाक है और उसको हमको सुधारना है। ऐसी चीजें हो रहा है, इसको देख के अनदेखा अगर कर लिया गया तो एक दिन ऐसे आएगी, भारत को एक जो अच्छे राष्ट्र माना जाता था, शांतिप्रिय राष्ट्र माना जाता था, वो जो चीज है वो नहीं रहेगी। भारत के अंदर लोगों को सुरक्षा नहीं होगी। उसके साथ साथ देखिए, अगर वोमेन पीस और सिक्योरिटी का इंडेक्स देखेंगे 2021 का, तो मतलब वोमेन के लिए, महिलाओं के लिए भारत देश कितने शांति है, कितने सहायतापूर्ण है, कितने एनवायरमेंट उसका अच्छा है, तो हम हमारा जो पोजीशन है 148 नंबर पर है। लगभग आउट ऑफ 170 कंट्रीज इंडिया रैंक इज ऑन 148 रैंक। अगर उसकी आगे जाकर देखेंगे कि SC/ST एट्रोसिटीज जो होती है 2021 का जो अगर होती है, लगभग 6.4% का बढ़ावा हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। जो SC/ST लोगों के साथ जो एट्रोसिटीज हुई है वो लगभग 7% उसको बढ़ाया गया है। मतलब लोगों की जो अवैज्ञानिक सोच के वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को सही बर्ताव ना करते हुए, सही से पेश ना आते हुए जो एट्रोसिटीज होती है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग जो है उस पर बीच में महिलाओं के ऊपर भी जुल्म होती है, उसके मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। हम उनको सामाजिक न्याय और सुरक्षा नहीं दे सके। जो कि जस्टिस में हम पढ़े, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, उसका काम पूरा नहीं हो पाया। उसको सुधार कर हमको एक बताना होगा कि हम भी इंसान हैं, हम भी भारत को अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेते हैं। तो उसके साथ साथ यही होती है जो नागरिकों के साथ जो भेदभाव होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। अगर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त नहीं किया गया तो मानव अधिकार कभी साकार नहीं हो सकता। क्यों मानव अधिकार साकार नहीं हो सकता? अगर मानव अधिकारों का सबसे बड़ा अगर क्या चीज होती है, तो दो चीजों पर मानव अधिकार टिकता है। मतलब उसकी जो भाषा है, ह्यूमन राइट्स जो लैंग्वेज होती है, दो चीजें कहती है हमेशा। फर्स्ट इज एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? मतलब मानवाधिकार के हिसाब से अगर देखेंगे, जहां भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर भेदभाव है, इसका मतलब यह है कि वहां अधिकार सुनिश्चित नहीं है। यही मानव अधिकार का कंसेप्ट है। अगर इसको देखेंगे तो भारत की जो व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशंस में, हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स में, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी जो बताते हैं, सारी के सारी ऑर्गन्स में भेदभाव है, सारे के सारी ऑर्गन्स में लोगों का सही प्रतिनिधित्व नहीं है आज के। और सही प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से आज भारत की जो हिस्ट्री है, भारत की जो सफलता है और भारत के आंकड़े मैंने जो बताए पिछले अध्याय में, उसको हम नहीं सुधार पाते और उसके ऊपर काम करने ज्यादा जरूरी होता है। उसको हम फिर से देखेंगे।